रहीम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास लाहौर बोर्ड फिजिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के ज़रिए रिफ्रैक्शन। प्रिज्म जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप का, ऐसे ट्रायंगल की शेप का एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि ग्लास में एक ख़ास किस्म के जो है वो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं ग्लास से मिलकर बना होता है। अब इसके ये जो दोनों एंगल होते हैं ये 60-60 और ये भी 60, यानी कि ये जो है वो एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है इसकी शेप। अब इसमें ये होता है कि जब रे ऑफ लाइट आती है तो पीछे रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा है कि जब रे ऑफ लाइट आती है तो आने के बाद वो सीधी नहीं गुजरती बल्कि अपना रास्ता तब्दील करती है। ये जो है ये एयर है, एयर से जो है वो लाइट दाखिल हो रही है ग्लास में, और जब ये निकलेगी तो अगेन अपना रास्ता जो है वो चेंज करेगी। हमने पीछे पढ़ा है सारा कि वाइट लाइट है, जब वो आती है स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद उसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो जाती हैं। ये जो स्पीड चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। अब जब ये प्रिज्म के जरिए होती है उसमें कैसे होती है वो पढ़ेंगे। अभी ये सुन लें, ये समझ लें कि प्रिज्म जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप, 3 साइडों वाला ट्रायंगुलर शेप का एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, 2 किस्म के होते हैं प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग और नॉर्मल। ये जो होता है इसमें हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट रे जो कि पीई है, ये पीई वो आके इसकी सरफेस से स्ट्राइक करती है। अब इसको क्या करना चाहिए, इसको बिल्कुल सीधा गुजर जाना चाहिए बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जैसे ही इसका मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये एयर है, एयर जो है ये एक रेयर मीडियम है, और ये ग्लास है, ग्लास जो है ये एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है ग्लास। इसमें से रोशनी को गुजरने में मुश्किल होती है वक्त, और इसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती हैं। तो बजाय इसके ई से एफ की तरफ ही जाए, ये ई से जी की डायरेक्शन में, और फिर जी से फिर दोबारा जब बाहर की तरफ आएगी तो ये इस डायरेक्शन में, एच की डायरेक्शन में, तो ये एच की डायरेक्शन में चली जाएगी। ऐसी सूरत में अगर हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं ये वाली भी, तो जहाँ पे ये दोनों जाके मिलेंगी ये एंगल ऑफ डेविएशन जिसको डी कहा जाता है होता है। असल में यही वो एंगल है जिस एंगल के ऊपर ये लाइन जो है वो नीचे डेविएट हुई है, जितने एंगल पे नीचे डेविएट हुई है। अब अगर हम जो है वो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल एक इस तरफ ड्रॉ कर लें, सो ये एंगल है, ये है इंसिडेंट रे, तो ये इसके साथ एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसके साथ जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब पीछे हमने रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था, जब व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, से फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअल पाथ उसका ये था, लेकिन वो क्या कर रही है, नॉर्मल की तरफ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये वाली रे जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी नॉर्मल है जिसको एन से डिनोट किया जाता है। अब जो एमर्जेंट रे है वो ये है, ठीक है, ये एमर्जेंट रे, ये तो रिफ्रैक्ट हो गई, ये एमर्जेंट है जो वहां से बाहर निकल रही है, ये एमर्जेंट रे है। और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन है जिसको डी से डिनोट किया जाता है। ये वो एंगल है जिसके ऊपर ये इंसिडेंट रे आकर मीडियम से नीचे की तरफ झुक जाती है। यही एक प्रोसीजर है जो कि रिफ्रैक्शन हो रही होती है थ्रू प्रिज्म।
नेक्स्ट देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इससे पहले हमने जो है वो रिफ्लेक्शन पढ़ा है। अब रिफ्लेक्शन में क्या था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो इसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों तब्दील हो जाती हैं। अभी हमने पढ़ा कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जो है वो लाइट जाती है तो ये क्या करती है कि ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ नीचे को झुक जाती है थोड़ी सी। नाउ सपोज करें कि ये जो है वो हमारे पास एयर है, यानी कि एक रेयर मीडियम है, और ये एक टैंक है या फिर वाटर का कोई रिसोर्स है, नीचे सारा पानी है। लाइक ये एक्वेरियम है, एक्वेरियम ये जिसमें फिश वगैरह रखी जाती हैं घरों में, और ये जो है कोई लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये सारा वाटर है, ठीक है, ये यहाँ पे सारा वाटर है, और वाटर जो है वो एयर की निस्बत जो है ये डेंसर मीडियम है। अब इससे पहले क्या बताया गया कि जब लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम आती है देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब जब उलट हो जाएगा, ये लाइट रेयर से डेंसर की तरफ में निकलेगी। फॉर एग्जांपल ये लाइट है, ये निकल गई अब आपके पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इसकी जो है वो स्पीड और डायरेक्शन चेंज होगी थोड़ी सी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। अगर हम इसके ऊपर जो है वो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा नॉर्मल के साथ जो बनेगा। अब आप देखें कि जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, देन इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे झुक रही है वो। अब अगर ये थोड़ा सा और तब्दील हो जाएगा एंगल, तो इसका जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो और ज़्यादा नीचे आ जाएगा। फिर अगर ये और ज़्यादा आएगी तो जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बनेगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये कितने का हो गया 90 डिग्री का। सो क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का हो गया जैसे जैसे लाइट नीचे टर्न करती गई। तो हमें क्या पता चला, सो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब एक नया केस आ गया कि अब इससे भी बढ़ जाए, क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, ऐसी सूरत में क्या होगा, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और अब ये रिफ्रैक्शन नहीं करेगी बल्कि रिफ्लेक्शन करेगी, और रिफ्लेक्शन के लॉज को ओबे करेगी। ये जो हो जाएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो हो जाएगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। फिर ये रिफ्लेक्शन के लॉज, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, कि इंसिडेंस का एंगल और रिफ्रैक्शन का एंगल दोनों के दोनों बराबर होंगे। सो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is 90 is called critical angle, and in such a case when it increases from critical angle, in such a case instead of refraction reflection takes place, and this is known as total internal reflection of light। बिल्कुल वैसे ही ये बाउंस बैक करेगी इनटू द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में जो है वो बाउंस हो जाएगी और ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब अपनी बुक से डायग्राम देखें, ये इंसिडेंट रे है, ये जाने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है,
इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दूसरी बार इंसिडेंट रे है और वो 90 डिग्री का बना देती है, तो ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और थर्ड में ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब जैसे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब कहते हैं नाउ इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, उससे भी क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है, द लाइट रे डज नॉट रिफ्लेक्ट एट ऑल, तो लाइट की रेज जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, इंस्टेड इट रिफ्लेक्ट्स एंटायरली बैक इनटू द सेम मीडियम, वो सारी की सारी वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि जिसमें कि सारी की सारी जो वापस रिफ्लेक्ट बैक उसी मीडियम में हो जाती है। नेक्स्ट वन इज डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फार्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। अभी देखें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के मुताबिक क्या होता है, इसके मुताबिक क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई है, इंसिडेंस ये बराबर होगा सेकेंड मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो मैंने पहले बता दिया था कि इसको ईटा से डिनोट करते हैं, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसा कि मैंने पीछे एग्जांपल भी की थी, और जो है वो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का तरीका भी था। अब देखें, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तो ऐसी सूरत में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितने का हो जाएगा, सबसे पहले 90 डिग्री का, ठीक है ना, 90 का होगा तो क्रिटिकल एंगल होगा। ऐसी सूरत में ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, n1 साइन ऑफ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ 90 डिग्री, जो कि साइन 90 जो है वो क्रिटिकल एंगल में पीछे हमने पढ़ा था। अब साइन 90 की वैल्यू लेंगे तो साइन 90 1 होता है, इस तरह n1 साइन ऑफ 1 इज इक्वल टू n2, और बाकी साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है, वो हम नहीं लिखेंगे। नाउ ये इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, सो साइन ऑफ i इज इक्वल टू n2 ओवर n1, यानी कि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बराबर होता है, उनकी रेशियो के बराबर। अब चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल है, तो इस आई की जगह क्या पुट करेंगे, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू n2 ओवर n1। ये क्रिटिकल एंगल हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि अगर जो है वो हमें पता हो दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, तो हमने क्रिटिकल एंगल निकाल लिया। अब सी अगर निकालना है तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास साइन का इनवर्स n2 ओवर n1। अब ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में काम करता है कि अगर जो n1 है ये बड़ा होगा n2 से, यानी कि n1 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन ली थी उसमें क्या था कि ये एयर से वाटर से जो है वो, और ये ग्लास से एयर में आ रही थी, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जा रही थी। सो ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में काम करेगा जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी। तो ऐसी सूरत में सी जो है वो साइन ऑफ सी मैं कह सकता हूँ इज इक्वल टू 1 ओवर n। ये ज़रूरी है क्योंकि ऊपर हमने 1 इसलिए लगाया कि एयर है, ठीक है ना, तो अभी बताया कि ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रही, तो रेयर मीडियम एयर, यानी कि ये ज़रूरी है कि या तो वो वाटर में से निकल रही हो या किसी ग्लास में से निकल रही हो, या फिर यानी कि ये डेंसर से रेयर की तरफ आनी चाहिए, रेयर से डेंसर की तरफ आते वक्त ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर मैंने यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ऐसी सूरत में n किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर
साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये न्यूमेरिकल्स में आपने यूज करना है। यही हमारे पास फार्मूला है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मालूम करने का। तो 3-4 चीज़ें हैं कि जो हमेशा जो लाइट है ये फ्रॉम डेंसर टू रेयर होनी चाहिए। चूँकि ऊपर रेयर एयर है तो एयर का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए N2 की जगह 1 पुट कर दिया, नीचे N रह गया, मतलब जो भी उसका मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। नेक्स्ट देखें, एक्सपेरिमेंट टू स्टडी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए हम जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली तौर पे कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, मटेरियल नीडेड, आपको किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होगी। इसमें आपको ज़रूरत होगी एक लेज़र लाइट की, और इसके अलावा ऐसे ग्लास स्लैब की। यानी क्या किया जाएगा कि सबसे पहले जो है वो ए पॉइंट पर रख के हम जो है वो लेज़र लाइट, इसके बाद पहले पिन भी हो सकती हैं लेकिन लेज़र लाइट भी है, लेज़र लाइट से यूँ रखेंगे, वो जैसे ही एयर से दोबारा ये ग्लास में से गुजरेगी तो आप दूसरी तरफ देखेंगे कि लाइट अंदर ग्लास में आपको बाकायदा तौर पे अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और फिर बाहर बी से इमर्ज होती हुई नज़र आएगी। अब आप ए से बी पे ले गए, पहले आपने 20 एंगल पे रखा, 20 एंगल पे रखा, फिर जहाँ से लाइट बाहर निकलती है वो देखेंगे 40 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आपने 40 कर दिया, 40 करेंगे तो ये देखेंगे इसकी इमर्जिंग 60 हो जाएगी। जब इसके ऊपर आप करेंगे तो ये जो है वो बाद में 20, इस तरीके से हम एंगल ऑफ इंसिडेंसेस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेते रहेंगे, और उसमें से कोई एक वैल्यू हम ले लेंगे, जैसे कि एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू लेंगे और उससे फिर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना उसकी वैल्यू हम देख लेंगे, दोनों की रेशो निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फाइंड आउट करेंगे। ये ऑलमोस्ट 1.33 से 1.5 के दरमियान आता है, जो कि एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट टू स्टडी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट, इसमें बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, बस जो फ़र्क होगा, पहले वाले में हमारे पास क्या था, लाइट जो थी वो रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ आ रही थी, एयर से ग्लास। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो मेजर करेंगे वो ग्लास से हम फाइंड आउट करेंगे दूसरी तरफ एयर में, यानी कि फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये भी हमने एक बड़ी तफसील से पढ़ा है कि जो है वो हमेशा जो है लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। तो ग्लास में से फिर जो है वो बाहर की तरफ निकलती है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो है वो एंगल ऑफ सी कहलाता है। अब ये देखें कि ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ये, और ये पूरे का पूरा 90 का हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसके लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये 90 का हो गया, तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। अब जब उससे भी बढ़ जाएगा तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हुआ, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर आ गया। तो ऐसे में रिफ्रैक्शन नहीं हुई बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुई। आपके पास लेज़र लाइट होगी, ऐसे जो है वो ग्लास जो है ना वो ब्लॉक होगा एक, ठीक है, सर्कुलर सेमी सर्कुलर ग्लास बॉक्स होगा, ब्लॉक होगा। अब यहाँ से इसके अंदर लेज़र रखेंगे, आपको वहाँ यहाँ से लेज़र लाइट इमर्ज होती हुई नजर आएगी। अब आप लेज़र की पोजीशन चेंज करते जाएंगे, ये ऐसे 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 चेंज करते जाएंगे ऊपर ऊपर, जैसे ऊपर जाएंगे आप देखेंगे एक वक्त आएगा इसको बिल्कुल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिर थोड़ा सा और ऊपर की तरफ करेंगे, लेके जाएंगे, तो ये जो है वो यहाँ से इमर्ज होने के बजाय वापस आपको नजर आएगा ग्लास स्लैब से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको रिवाइज करें, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके मार्किंग स्कीम में बाय वेटेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला उसको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।